लड़की बहुत अच्छी है, भले ही वो गांव की है लेकिन उसमें संस्कारों की कोई कमी नहीं है। और वो मेरे बचपन के दोस्त की बेटी है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि हमारे घर में बहू बनकर गौरी ही आएगी। पिताजी, मुझे याद है हम बचपन में गांव में रहा करते थे और गौरी मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी थी, लेकिन अब हम शहर में आ चुके हैं, वो हमारे तौर तरीके भला कैसे सीख पाएगी? हाँ उमेश, राहुल सही कहता है। हमें राहुल के लिए शहर की कोई लड़की लानी चाहिए जो हमारे साथ इस मॉडर्न समाज में कदम से कदम मिलाकर चल सके। रागिनी, तुम भूल गई हो कि जब हम गांव में रहते थे तभी दोनों परिवारों के बीच बच्चों का रिश्ता तय हो गया था। और ये मत भूलो कि उस समय हम इतने अमीर भी नहीं थे और उन लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया था। मुझे सब याद है, लेकिन उस वक्त की बात अलग थी। तब हमारा स्टेटस इतना हाई नहीं था जितना आज है। आज हमारे घर में एक शहर की लड़की ही बहू बनकर ही हमारा स्टेटस संभाल सकती है, वो गवार गौरी नहीं। मैं ये सब नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये मेरा आखिरी फैसला है कि राहुल की शादी गौरी से ही होगी। उमेश अपनी पुरानी यादों में खोया हुआ था। तभी गौरी चाय लेकर आती है और उमेश को देते हुए कहती है, पिताजी, माँ जी चाय। ओहो गौरी, ग्रीन टी मांगी थी, ये दूध वाली चाय क्यों लेकर आ गई? कितनी बार समझाना पड़ेगा। मुझे लगा सुबह कड़क अदरक वाली चाय अच्छी होगी, सेहत के लिए भी बढ़िया रहती है ना। अपनी ये गांव की डॉक्टरी अपने पास रखो। हमारी पसंद नापसंद का कोई मोल है या नहीं इस घर में? गौरी प्लीज, कम से कम जब मेरे दफ्तर के लोग आने वाले हो तब तो ये देसी लोग मत रखा करो। माफ कीजिएगा, मुझे लगा सुबह सुबह सबको ताजी चाय पसंद आएगी, आगे से ध्यान रखूंगी। अरे भाई, तुम लोग क्यों सुबह सुबह इस पर चिल्ला रहे हो? मुझे तो बहू की चाय बहुत पसंद है। लाओ बेटा, मुझे दो। जी बाबूजी, आपके लिए मैंने बिना चीनी की कड़क चाय बनाई है। देखो राहुल, गौरी सबका कितना ध्यान रखती है, तुम्हारी माँ को तो बस फैशन से फुर्सत नहीं है। पिताजी, ध्यान रखना अपनी जगह है और इस हाई फाई सोसाइटी में उठना बैठना अपनी जगह। इसे ढंग से इंग्लिश बोलना तक नहीं आता। कल शर्मा जी के सामने घूंघट निकालिया। अरे मुझे इतनी शर्म आई, मैं क्या बताऊं, सब हंस रहे थे। गांव में बड़ों के सामने आदर देने के लिए ऐसा करते हैं माँ जी, हमारे संस्कार है ये। तो क्या हम बिना संस्कार के बैठे हैं? ये शहर है गौरी, यहाँ घूंघट नहीं स्मार्टनेस चलती है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। तुम लोग बात का बतंगड़ मत बनाया करो। क्या सीखेगी पापा? 3 महीने हो गए, आज तक इसे फॉक और नाइफ से खाना तक नहीं आया। हाथ से खाना खाने में जो तसल्ली है ना, वो उन कांटों में कहाँ है राहुल जी? देखा मम्मी, इसकी दलीलें सुनो, बहस करने में ये सबसे आगे रहती है। रहने दो राहुल, इसके मुंह लगना ही बेकार है। जैसी परवरिश मिली है वैसा ही करेगी। रागिनी, बहू के माता पिता पर जाने की जरूरत नहीं है। आनंद जी बहुत सुलझे हुए इंसान है। तभी नीलेश एक फाइल लेकर वहां आता है और कहता है, भाई साहब, बहुत बड़ी खुशखबरी है, हमारा भाग्य खुलने वाला है। क्या बात है नीलेश, सुबह सुबह इतना बड़ा धमाका? ब्रिटिश कंपनी हमारे नए प्रोजेक्ट की डील के लिए तैयार है, ये देखिए फाइनल पेपर्स। कमाल कर दिया छोटे, मुझे तुम पर भरोसा था, पूरा भरोसा कि तुम ये करके दिखाओगे। देखा राहुल, इससे कहते हैं असली बिजनेस माइंड। इंग्लिश मीडियम पढ़ाई का यही तो जलवा होता है। वाकई चाचा जी, आपने तो हमारा बिजनेस ग्लोबल लेवल पर पहुंचा दिया। मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। सब आप लोगों की दुआ है भाभी जी, बस भाई साहब इस पर एक बार नजर डाल लें। तभी गौरी ट्रे रखते हुए अचानक पेपर्स पर लिखे नंबर्स को ध्यान से देखकर कहती है, बाबूजी एक बात पूछूं, आपने इस कागज को पढ़ा है क्या? गौरी, तुम फिर बीच में बोली? तुम्हें कितनी बार मना किया है बिजनेस के मामलों से दूर रहने को? लेकिन राहुल जी, इस कागज पर बाहर माल भेजने का जो खर्चा लिखा है वो बहुत ज्यादा नहीं है क्या? तुम्हें क्या पता खर्चों के बारे में? तुमने कभी कोई बिजनेस देखा है गांव में? बिजनेस नहीं देखा चाचा जी, पर नंबर समझती हूँ। पिछली सरकारी फाइल में ये नंबर $20,000 था, यहाँ सीधे 3 गुना है। $60,000 क्यों लिखा है? अरे भाई साहब, देखिए बहू को, डॉलर का हिसाब हमारे इंडिया में कहाँ सिखाया जाता है, यहाँ तो बस रुपयों की गड्डी चलती है। गौरी, तुम्हें डॉलर और पाउंड का कन्वर्जन समझ में आता है क्या? क्यों अपनी बेइज्जती करवा रही हो? राहुल जी, कन्वर्जन जो भी हो, पर गणित का नियम तो नहीं बदलता ना। 3 गुना खर्चा सीधे सीधे दिख रहा है। हाँ बेटा, इंटरनेशनल मार्केट के रेट बदलते रहते हैं, टैक्स भी बढ़ जाता है। तुम नाश्ता देखो, बिजनेस नीलेश पर छोड़ दो। जी बाबूजी, जैसी आपकी इच्छा। अगले दिन दोपहर का समय, गौरी किचन में काम कर रही है। रागिनी वहां आती है और अलमारी से कीमती क्रॉकरी निकालती है। गौरी, शाम को बहुत बड़े मेहमान आ रहे हैं, तुम उन्हें खाना घर के साधारण बर्तनों में मत देना, बल्कि इम्पोर्टेड क्रॉकरी में देना।
जी माँ जी। मेहमानों के लिए क्या क्या बनाना है? तुम बस सब्जियां काट के रख दो, शेफ बाहर से आ रहा है, तुम्हारे हाथ का खाना वो लोग नहीं खाएंगे। क्या मेरा बनाया खाना इतना खराब होता है माँ जी? बाबूजी तो हमेशा तारीफ करते हैं। उमेश जी की तो आदत ही अलग है। जो मेहमान आ रहे हैं वो बड़े बड़े होटलों में खाते हैं, उन्हें पास्ता और लजानिया चाहिए, तुम्हारे कढ़ी चावल नहीं। ठीक है, मैं सिर्फ मदद कर दूंगी। रात को राहुल कमरे में आता है और गौरी कोई इंडो वेस्टर्न ड्रेस का पैकेट देते हुए कहता है, गौरी कल मेरे कुछ इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं और वो सब काफी मॉडर्न है, तो तुम प्लीज साड़ी मत पहनना। मैं तुम्हारे लिए एक इंडो वेस्टर्न ड्रेस लेकर आया हूँ, तुम इसे पहन लेना और तुम इसमें अच्छी भी लगोगी। राहुल वो पैकेट देकर नहाने चला जाता है। गौरी उसे खोलकर उस इंडो वेस्टर्न ड्रेस को देखती है और अपने आप से कहती है, मैंने तो कभी ऐसी ड्रेस नहीं पहनी और इसकी बाहें तो सारी खुली हुई है, मैं इसे कैसे पहन सकती हूँ? ऐसा करती हूँ, इसे रख देती हूँ और कल साड़ी पहन लूंगी। अगर अभी मना करूंगी तो राहुल जी गुस्सा करेंगे। ऐसा कहकर गौरी उस ड्रेस को अलमारी में रख देती है और सो जाती है। अगले दिन शाम का समय, घर में गेस्ट आए हुए हैं। राहुल अपने दोस्तों के साथ खड़ा है। गौरी पारंपरिक साड़ी में वहां आती है। तभी राहुल गौरी को एक कोने में ले जाकर गुस्सा करते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि आज के दिन कोई इंडो वेस्टर्न ड्रेस पहन लेना, ये भारी साड़ी क्यों पहनी? राहुल जी, मुझे इन कपड़ों में आराम मिलता है और साड़ी तो हमारी संस्कृति है। संस्कृति की रट लगाना बंद करो। मेरे दोस्त अपनी पत्नियों के साथ आए, सबने गाउन पहना हुआ है और तुम उनके बीच बिल्कुल अलग लग रही हो। अलग होना गलत तो नहीं है ना? बहस मत करो, जाओ अंदर बैठो, मेहमानों के सामने आने की भी जरूरत नहीं है। गौरी उदास होकर वहां से चली जाती है। रात का समय है। पार्टी खत्म होने के बाद राहुल बेडरूम में लैपटॉप पर बिजी है। गौरी कमरे के कपड़े ठीक कर रही है। राहुल जी, मेरी बात सुनिए, गुस्सा थूक दीजिए। क्या है गौरी, मैं बहुत बिजी हूँ, सुबह बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैं सच कह रही हूँ, चाचा जी की उस फाइल में कुल जोड़ बिल्कुल गलत था। तुम फिर शुरू हो गई? तुम बस किचन का जोड़ घटाना जानती हो, बिजनेस लॉस बहुत अलग होता है। इंग्लिश में लिखने से गणित का नियम तो नहीं बदलता ना। ऊपर का बैलेंस नीचे के टोटल से मेल नहीं खा रहा था। और चुपचाप सो जाओ और मेरे चाचा जी पर शक करना बंद कर दो, वो इस कंपनी के कर्ता धर्ता है। मैं तो बस आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ। मुझे मेरी भलाई पता है, लाइट्स ऑफ करो अब। ठीक है, भगवान करे मेरा शक गलत हो। अगले दिन दोपहर का समय, घर के सभी लोग किसी काम से बाहर गए हैं। नीलेश अपने कमरे में अमित के साथ बहुत धीरे धीरे बात कर रहा है। गौरी गैलरी में खिड़की के पर्दे ठीक करते हुए उनकी आवाज सुन लेती है। अमित, सारे पेपर्स परफेक्ट है ना? कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी सर, सब तैयार है, पर अगर बड़े सर ने किसी बाहरी सीए को ये फाइल दिखा दी तो हम फंस जाएंगे। अरे भाई साहब, आंखें बंद करके साइन कर देंगे। उन्हें मुझ पर अंधविश्वास है। उनके पास फुर्सत कहाँ ये सब पढ़ने की। वो बड़ी बहू, वो कुछ बोल रही थी नंबर्स के बारे में। अरे वो तो गंवार है, उसे इंग्लिश का एक अक्षर समझ में नहीं आता, बस चाय छानना जानती है। तुम बस शाम को फाइल टेबल पर रख देना। ठीक है सर, शाम को जब विदेशी डेलीगेट्स आएंगे तब मैं सही वक्त पर फाइल रख दूंगा। हे भगवान, मेरा शक बिल्कुल सही था। चाचा जी बाबूजी के साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं, मुझे बाबूजी को तुरंत बताना होगा। शाम के समय उमेश दफ्तर से थके हुए लौटकर सोफे पर बैठे हैं। घर के सभी लोग हॉल में बैठे हैं। रागिनी उन्हें पानी का ग्लास देती है। गौरी हिम्मत जुटाकर उमेश के पास जाती है। बाबूजी, मेरा आपसे बात करना बहुत जरूरी है, अकेले में। क्या हुआ बेटा, इतने घबराई हुई क्यों? सब ठीक तो है ना? अब क्या नया बखेड़ा करना है गौरी? कोई कीमती सामान तो नहीं तोड़ दिया? नहीं माँ जी, बाबूजी, चाचा जी जो नई इंटरनेशनल डील साइन करवा रहे हैं वो धोखा है, वो आपकी सारी संपत्ति हड़प रहा है। तभी अचानक नीलेश हॉल में आता है और सारी बातें सुनकर कहता है, ये क्या कह रही है बोरानी? मुझ पर इतना बड़ा कीचड़? गौरी, ये क्या बोल रही हो? होश में तो हो, नीलेश मेरा छोटा भाई है। गौरी, तुम खुद अनपढ़ हो इसलिए सबको चोर समझती हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? राहुल जी, मैंने खुद उनकी और अमित की बातें सुनी है, वो शेयर्स ट्रांसफर की बात कर रहे थे। उमेश जी, इस लड़की को अब भी गांव भेजिए, ये हमारे हंसते खेलते घर को बर्बाद कर देगी। गौरी, अब इसके बाद एक शब्द मत बोलना, अपने कमरे में जाओ, मेरा अपने भाई पर अटूट विश्वास है। बाबूजी, आप बहुत पछताएंगे, मेरी बात मानिए, एक बार बस पेपर्स चेक कर लीजिए। जाओ यहाँ से, हमारे बिजनेस मैटर्स में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। गौरी रोते हुए अपने कमरे में आती है। वो बेहद असहाय और अकेली महसूस करती है। तभी उसे एक तरकीब सूझती है। कोई मेरा यकीन नहीं करेगा क्योंकि मेरे पास डिग्री नहीं है।
मुझे खुद सबूत ढूंढना होगा। मैं इस परिवार को सड़क पर नहीं आने दूंगी। देर रात का सन्नाटा है। घर के सभी लोग गहरी नींद में हैं। गौरी दबे पांव नीलेश के स्टडी रूम में जाती है। वो अलमारी की दराज टटोलती है और छिपी हुई एक नीली फाइल निकालती है। इसमें बाबूजी की दस्तखत जैसी ही दस्तखत है, पर ये थोड़े अलग है और हर पन्ने पर सिर्फ चाचा जी का नाम है। मुझे ये कागज सुबह किसी समझदार इंसान को दिखाना होगा। गांव में पिताजी के पास ले जाती हूँ। अगली सुबह गौरी मंदिर जाने का बहाना बनाकर घर से जल्दी निकलती है और सीधे अपने पिता आनंद के लॉ चैम्बर पहुंचती है। अरे गौरी बेटा, तुम इतनी सुबह यहाँ, सब ठीक ठाक तो है तुम्हारी की यहाँ? कुछ ठीक नहीं है पिताजी, आप जरा ये कागज देखिए। मेरे ससुराल पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। आनंद फाइल खोलकर ध्यान से पढ़ता है और हैरान होते हुए कहता है, ये भगवान गौरी, ये तो साफ साफ जालसाजी का मामला है। क्या लिखा है इसमें पिताजी, मुझे साफ साफ समझाइए ना। इस डील के मुताबिक उमेश जी का पूरा चलता हुआ बिजनेस और ये बंगला नीलेश जी के नाम ट्रांसफर हो रहा है और ये दस्तखत भी हूबहू नकली बनाए गए हैं। घर में कोई मेरी बात नहीं सुन रहा, सब मुझे गंवार कहते हैं और डांट कर भगा देते हैं। राहुल जी ने भी मेरी बात नहीं मानी। तुम डरो मत बेटा, भले ही मैं गांव का छोटा वकील हूँ पर कानून की समझ रखता हूँ। मेरा एक पुराना दोस्त विक्रम है जो शहर का बहुत बड़ा सीए है, हम अभी उसके पास चलते हैं। आनंद और गौरी तुरंत सीए विक्रम के बड़े और आधुनिक दफ्तर पहुंचते हैं। विक्रम पेपर्स और बैंक स्टेटमेंट्स की बारीकी से जांच करता है। आनंद जी, गौरी बेटी का शक बिल्कुल सही है। ये बहुत बड़ा स्कैम है। क्या हुआ सर? कृपया खोलकर बताइए, कितना नुकसान हुआ है? कंपनी के मेन खाते से करीब 20 करोड़ रुपए फर्जी शेल कंपनियों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। सारा पैसा नीलेश के साले के अकाउंट्स में ले जा रहा है। और इस नई इंटरनेशनल डील का क्या सच है विक्रम, जो आज साइन होने वाली है? अगर उमेश जी ने आज इन पर साइन कर दिए तो वो अपनी ही कंपनी में बंधुआ मजदूर बन जाएंगे। उनका ये आलीशान बंगला तक बिक जाएगा। आज शाम को ही विदेशी मेहमान आने वाले हैं और वो इस पर साइन करने वाले हैं। हमारे पास वक्त बहुत कम है। चिंता मत करो बेटा, मैं पिछले 5 सालों का ऑडिट और इस फ्रॉड के सारे पुख्ता कागजात तैयार करता हूँ। हम सही वक्त पर वहां पहुंच जाएंगे। शाम का समय उमेश का पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा है। लिविंग रूम में विदेशी मेहमान, बिजनेस पार्टनर्स और वकील इकट्ठा है। टेबल पर बड़ी सी फाइल रखी है। भाई साहब ये लीजिए पेन, बस यहाँ आखिरी पन्ने पर साइन कर दीजिए, हमारा बिजनेस ग्लोबल हो जाएगा। लाओ नीलेश, कहाँ साइन करना है बताओ। आज का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक है। राहुल, देखो अपने चाचा की मेहनत। इंग्लिश मीडियम पढ़ाई का यही फायदा होता है। बिल्कुल मम्मी, काश आज गौरी भी यहाँ होती और बिजनेस का तरीका देखती। जैसे ही उमेश पेन उठाकर कागज पर चलाने लगते हैं, ठीक उसी वक्त दरवाजा जोर से खुलता है। गौरी, आनंद और सीए विक्रम के साथ अंदर आती है। रुक जाइए बाबूजी, इस जहरीले कागज पर साइन मत कीजिए। गौरी, मेहमानों के सामने ये क्या तमाशा है? और तुम अपने पिता को यहाँ क्यों ले आई? दिमाग तो खराब नहीं हो गया? उमेश जी, देखिए इस गंवार लड़की को, हमारे इतने बड़े बिजनेस में रोड़ा बन रही है, हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। भाई साहब आप साइन कर दीजिए, विदेशी पार्टनर्स का वक्त कीमती है, इनकी फ्लाइट छूट जाएगी। चाचा जी, विदेशी पार्टनर्स का वक्त कीमती है या आपका झूठ पकड़े जाने का डर? बाबूजी, ये सीए विक्रम जी है, इनकी बात सुनिए। विक्रम जी, आप यहाँ कैसे? आप तो शहर के सबसे बड़े ऑडिटर हैं। उमेश जी, इस फाइल में आपकी बर्बादी लिखी है। आपके भाई नीलेश ने कंपनी से 20 करोड़ का गबन किया है। झूठ, बिल्कुल सफेद झूठ। भाई साहब, इस गंवार लड़की की बातों में मत आइए, ये घर तोड़ना चाहती है। नीलेश जी, मैं सबूतों के बिना बात नहीं करता। ये देखिए फर्जी शेल कंपनियों के दस्तावेज जो आपने अपने साले के नाम बनाए। राहुल पेपर्स अपने हाथ में लेता है और उसे पढ़कर हैरान होते हुए कहता है, ये क्या है चाचा जी? इसमें तो लिखा है इस साइन के बाद पिताजी सिर्फ एक मामूली नौकर रह जाएंगे। क्या नीलेश, तुम तो कह रहे थे इससे उमेश जी का नाम पूरी दुनिया में होगा। तुम हमारी संपत्ति हड़प रहे थे। भाभी जी, वो राहुल इंग्लिश की टर्म्स गलत समझ रहा है। इंटरनेशनल लॉज ऐसे ही तो होते हैं। इंग्लिश पेचीदा हो सकती है चाचा जी, पर नंबर्स का गणित कभी झूठ नहीं बोलता। आपका 20 करोड़ का घपला मैंने खुद आधी रात को जाग कर जोड़ा है। नीलेश, ये सब क्या है? क्या मैंने तुम्हें भाई से कम माना था? तुमने मेरा पूरा ससुराल बेचने की तैयारी कर ली। हाँ, किया मैंने ये सब। कब तक तुम्हारी परछाई बनकर जीता? मुझे ये पूरी जायदाद और ये बंगला चाहिए था। चाचा जी, शट अप।
गेट आउट ऑफ माई हाउस। इससे पहले कि पुलिस बुलाऊं, इसी वक्त दफा हो जाइए यहाँ से। अरे जा रहा हूँ, पर याद रखना उमेश, आज तो इस गवार बहू ने तुम्हें बचा लिया, वरना तुम सब रास्ते पर भीख मांग रहे होते। नीलेश गुस्से में बाहर भाग जाता है। विदेशी मेहमान भी चले जाते हैं। लिविंग रूम में सन्नाटा छा जाता है। उमेश सोफे पर बैठता है और रागिनी रोते हुए कहती है, हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। मैंने अपनी ही लक्ष्मी को गवार कहा, मुझे माफ कर दो बेटा। ये क्या कह रही है माँ जी? आप मेरी माँ समान है, ऐसा मत कीजिए। आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। गौरी, मुझे माफ कर दो। असली गवार तो मैं था, जो बड़ी बड़ी डिग्रियां पाकर भी सच नहीं देख सका। ऐसा मत कहिए राहुल जी, आप सब मेरे अपने हैं। परिवार को मुसीबत से बचाना मेरा फर्ज था, कोई एहसान नहीं। बेटा, आज तुमने मेरी जिंदगी की कमाई और मेरा मान सम्मान सब बचा लिया। मुझे अपनी बेटी के संस्कारों पर हमेशा से गर्व था उमेश जी, आज उसने सही साबित कर दिया। आनंद जी, सच ही कहा है किसी ने, इंग्लिश बोलना समझदारी नहीं होती, सही और गलत पहचानना असली पढ़ाई होती है। बहू, आज से इस घर की तिजोरी, चाबियां और बिजनेस का सारा हिसाब तुम ही संभालोगी। तुम ही इस घर की असली मालकिन हो। माँ जी, मुझे तिजोरी या चाबियां नहीं, बस आप सबका प्यार चाहिए। अब आप सब रोना बंद कीजिए, मैं आप सबके लिए अदरक वाली देसी चाय लाती हूँ। रुको गौरी, आज से चाय सिर्फ तुम नहीं बनाओगी, मैं भी किचन में तुम्हारे साथ चलूंगा। राहुल की बात सुनकर पूरा परिवार एक साथ हंस पड़ता है। आनंद गर्व से अपनी बेटी को देखते हैं। घर का सारा पुराना घमंड और कड़वाहट हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और पूरा परिवार खुशहाल जिंदगी जीने लगता है। पापा, बाहर मेरी बाइक नहीं दिखाई दे रही है, राजेश लेकर गया है क्या? ये तो अभी ऑफिस के लिए निकले नहीं है, ऊपर कमरे में ही है। तो फिर बाइक कहाँ चली गई? रात को तो मैंने ही गेट अच्छे से बंद किया था, अभी गेट भी खुला दिख रहा है। कहीं चोरी तो नहीं हो गई बेटा? चोर शायद दीवार फांद कर आ गए होंगे। तुम पहले जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखवा कर आओ। वैसे भी आजकल मोहल्ले में चोरियां बहुत हो रही हैं। सही कह रहे हैं पापा, परसों गुप्ता जी की बेटे की साइकिल भी चोरी हो गई थी। मैं अभी जाकर रिपोर्ट लिखवा कर आता हूँ। नवीन बाहर निकलने ही वाला था कि अंदर से सरला जी आती है और सहजता से पूछती है, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहा है बेटा, और इतना घबराया हुआ क्यों है? बाहर बाइक नहीं दिख रही है मम्मी, उसी की रिपोर्ट लिखवाने जा रहा हूँ। अरे अरे, रुक जा बेटा, तेरी बाइक तो मिश्रा भाभी का बेटा लोकेश लेकर गया है। सुबह सुबह आया था मांगने, तुम सब सो रहे थे तो मैंने ही चाबी दे दी थी। हाँ, बता तो देती मम्मी, और तुमने उसे बाइक लेकर क्यों जाने दी? मुझे भी तो ऑफिस के लिए देर हो रही है, अब ऑफिस कैसे जाऊंगा मैं? उसे अर्जेंट किसी काम से जाना था बेटा, दे ही दी तो क्या हो गया, मोहल्ले का ही तो लड़का है, घर की ही तो बात है ना बेटा, आ जाएगा बेचारा थोड़ी देर में। पर मुझे भी तो ऑफिस जाना है ना, कैसे जाऊंगा? आपकी ये घर की ही बात है कि आदत के चक्कर में ना एक दिन मुझे ही घर पर बैठ जाना पड़ेगा मम्मी, ऑटो करके ही जाना पड़ेगा अब। ऑटो से ही निकल जाओ भैया, क्योंकि वो शहजादा तो जब तक पेट्रोल की पूरी टंकी खाली नहीं करेगा आएगा नहीं। क्या तुम भी सरला, बेचारा अपनी खुद की बाइक होते हुए भी ऑटो करके गया है, कब बदलोगी ये समाज सेवा करने की आदत? स्वभाव से बेहद सरल सरला जी हर किसी को अपना समझती थी। घर की ही बात है, ये तो उनका तकिया कलाम था, जो उनके लिए तो अपनेपन का प्रतीक था, लेकिन घर वालों के लिए एक चलती फिरती आपदा से कम नहीं था। वो तो बेचारे रोज सुबह इसी डर के साथ उठते थे कि आज घर की ही तो बात है के चक्कर में उनमें से किसका नुकसान होने वाला है। कुछ दिन बाद सरला की पड़ोसन विमला घर आती है। सरला, तूने तो अचार भेजा था ना, उसमें ऐसा कौन सा मसाला डाला था भाई कि स्वाद दुगना हो गया था? अरे वो तो इस बार मेरी बड़ी बहू स्वाति ने डाला था, घर में हम सबको भी बहुत पसंद आया है, तो मैं उसी से पूछ लेती हूँ कि क्या क्या मसाले डाले थे उसने। तभी स्वाति पानी लेकर वहां आती है और विमला को नमस्ते कहकर वहीं बैठ जाती है। बेटा, तुम्हारे हाथ का अचार बड़ा ही स्वादिष्ट बना था, कुछ अलग ही स्वाद था उसमें, मुझे जरा रेसिपी तो बताना, मैं भी उसी तरह अचार बनाऊंगी। स्वाति के कुछ भी कहने से पहले ही सरला चहक कर कहती है, अरे तो इससे यहाँ बैठकर रेसिपी पूछने की क्या जरूरत है, ये खुद ही आकर बना देगी ना अचार, वैसे भी हाथ हाथ की बात होती है। क्यों स्वाति, जाएगी ना चाची जी के यहाँ? हाँ, चली जाऊंगी। कब आना है मुझे एक दिन पहले ही बता दीजिएगा चाची जी। जीती रहो बेटा, तो मैं आज ही कैरी मंगवा लेती हूँ ना, तुम कल कभी भी आ जाना, घर की ही तो बात है। विमला खुश होकर चली जाती है और स्वाति सरला से तुनक कर कहती है, मम्मी जी, आपने मुझसे पूछे ही बिना उन्हें हाँ कह दिया, उनके सामने मैं मना भी तो नहीं कर सकती थी।
अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई बेटा, कोई 7 समंदर पार तो नहीं जाना है ना तुझे, पड़ोस में ही जाना है, घर की तो बात है, चली जाना। लेकिन मम्मी जी कल मुझे ऑर्डर के कपड़े भी तो सिल कर देने थे, अब बताइए कल वहां चली जाऊंगी तो काम कब पूरा करूंगी। अरे अचार ही तो डालना है, आधे 1 घंटे का ही तो काम है बेटा, इतनी देर में कौन सा तूफान आ जाएगा। स्वाति घर के काम निपटाकर अगले दिन दोपहर को विमला चाची के यहाँ अचार डालने चली जाती है। उसे देखते ही विमला खुश होकर कहती है, आ गई बेटा, देख मैं 5 किलो कैरी लाई हूँ, धोकर अच्छे से सुखा कर रख दी है मैंने, अब जल्दी से इन्हें काट लेते हैं। आपने कैरियाँ काट कर नहीं रखी चाची जी? अरे मुझ बुढ़िया से भला कैसे कटती इतनी सारी कैरियाँ, अब तू आ गई है ना, हम दोनों मिलकर फटाफट काट लेते हैं। विमला जी जितनी देर में 1 कैरी काट रही थी उतनी देर में स्वाति की 5 कैरियाँ काट रही थी। 2-3 कैरियाँ काटने के बाद तो विमला जी का हाथ ही जवाब दे देता है और वो बैठ जाती है। 3 घंटे की मेहनत के बाद स्वाति सारी कैरियाँ काटती है और फिर मसाला भी तैयार करती है। इस पूरे 5 घंटे की मशक्कत के बाद वो वहां से फ्री होकर चली जाती है। बड़ी देर लगा दी बेटा, क्या कर रहे थे इतनी देर से? गर्मियां एंजॉय कर रही थी मम्मी जी, सोचा कि घर में तो कोई काम है नहीं, यहीं पर थोड़ा टाइम पास कर लेती हूँ। क्या हुआ बेटा, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुझे? स्वाति सरला जी को पूरी बात बताती है और गुस्से में कहती है, 5 किलो कैरियाँ कटवाई है उन्होंने मुझसे, ऊपर से इस चक्कर में मेरा ऑर्डर का काम भी रह गया मम्मी जी, अब तो मेरे हाथों ने भी जवाब दे दिया है। ला मैं तेरे हाथों में तेल मालिश कर देती हूँ, वैसे इतना बुरा मत मानना बेटा, विमला कहाँ पर आई है, थोड़ा सा काम कर दिया तो क्या हो गया, पुरानी पड़ोसन है हमारी, घर की ही तो बात है। इसी तरह सरला जी अपने दिलदार स्वभाव के कारण कभी खुद को तो कभी अपने घर वालों को मुश्किलों में डालती रहती थी। एक दिन मोहल्ले में रहने वाली गीता और उसकी दोनों बेटियों को किसी शादी में जाना होता है और वो सुबह सरला जी के यहाँ आकर कहती है, देखिए ना भाभी जी, पार्लर वाली ने एंड टाइम पर हमें धोखा दे दिया है, शाम को हमें जाना है और अब बताओ हम कैसे तैयार हो पाएंगे, जवान लड़कियां हैं, अच्छे से तैयार होना जरूरी है ना। हाँ, शादियों में ही तो कई रिश्ते जुड़ जाते हैं, वैसे पार्लर वाली को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल गलत बात है ये तो। वही तो भाभी जी, फिर मेरी छोटी को याद आया कि मम्मी सीमा भाभी तो बड़ी फैशनेबल है, कितना अच्छे से तैयार होती है, हम उन्हीं से तैयार हो जाते हैं। मुझे भी उसकी बात जच गई और मैंने ही तुरंत हाँ कह दी, आखिर घर की तो बात है। हाँ तो सही कह रही थी छोटी, फिक्र मत करो, सीमा सब कर देगी, दोनों का मेकअप, घर की ही तो बात है, मैं उसे कह दूंगी तुम शाम को दोनों बेटी को भेज देना। सरला सीमा को ये बात बताती है तो सीमा परेशान होकर कहती है, मम्मी जी मैं अच्छे से तैयार होती हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं किसी को भी तैयार कर सकती हूँ, मुझे सिर्फ अपना ही मेकअप करना आता है, आप उन्हें मना कर दीजिए प्लीज। लेकिन बेटा कर देगी तो क्या चला जाएगा, जैसे तू अपना करती है वैसे उनका कर देना, थोड़ी ऊपर नीचे हो भी गया तो चल जाएगा, घर की तो बात है बेटा, कर दे। सीमा को आखिरकार हाँ कहना पड़ता है। शाम को दोनों लड़कियां खाली हाथ आ जाती है। उन्हें देखकर सीमा हैरानी से पूछती है, तुम मेकअप का सामान नहीं लाई? नहीं भाभी, मम्मी ने कहा कि भाभी के पास खूब सारा सामान होगा, तुम अपना मत लेकर जाओ। अच्छा, और तुमने किस पार्लर में बुकिंग करवाई थी अपनी, जरा बताना तो। हमने तो किसी भी पार्लर में बुकिंग नहीं करवाई थी, मम्मी ने तो हमें पहले ही कह दिया था कि तुम दोनों सीमा भाभी के पास चली जाना। सीमा गीता की सारी चालाकी समझ जाती है और अपने सामान से ही दोनों बहनों का मेकअप कर देती है। उसे सरला की सरलता पर खूब गुस्सा आता है और वो उसे पूरी बात बताकर गुस्से से कहती है, मम्मी जी इस तरह फायदा उठाते हैं लोग आपकी सरलता का, दोनों बहनों ने मिलकर मेरे सामान का क्या हाल कर दिया है, चलकर देखिए एक बार। ठीक है बेटा, अब मैं आगे से ध्यान रखूंगी। वैसे देखा ना दोनों बहनें कितनी खुश होकर गई हैं, ऐसी छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानते बेटा, घर की तो बात है। गीता की तरह मोहल्ले के कई लोग सरला की कमजोरी को जान चुके थे और आए दिन किसी न किसी बहाने से उसे बेवकूफ़ बनाते रहते थे। राशन का सामान तो हर दिन किसी न किसी के यहाँ जाना तो पक्का ही था। एक दिन उनकी 5 घर छोड़कर रहने वाली रानी उनके यहाँ चीनी मांगने चली जाती है। देखिए ना भाभी जी, मेहमान आ रहे हैं और आज ही मेरे घर चीनी खत्म हो गई है, यहाँ आसपास कोई किराने की दुकान भी तो नहीं है कि वहीं से ले लो, जरा एक कटोरी आप ही दे दीजिए। अरे तो इसमें इतना उदास होने की क्या जरूरत है, यहीं से लेकर चले जाओ, घर ही की तो बात है। सीमा बहू जरा चाची जी को एक कटोरी चीनी दे दो बेटा। जी दीजिए चाची जी, मैं लेकर आती हूँ। एक कटोरी? भाभी ये तो पूरा कटोरा लेकर आई है, कह रही है एक कटोरी चीनी दे दो। मम्मी जी तो कुछ सोचती भी नहीं है। और नहीं तो क्या, अपने जस्ट बगल वाले घर को छोड़कर 5 घर छोड़कर हमारे यहाँ आई है चीनी लेने, नाम की ही रानी है, बस आए दिन कुछ ना कुछ मांगती ही रहती हैं। दे दिया तो क्या हुआ भाभी, घर की ही तो बात है। दोनों काम पर लग जाती है। वैसे उस मोहल्ले में भी किराने की दुकान नहीं थी और सरला के स्वभाव के कारण कई लोग तो नियमित रूप से उनके यहाँ कुछ ना कुछ मांग कर ले जाते थे। एक दिन दोनों बहुएं परेशान होकर आपस में मशवरा करती है।
भाभी, मम्मी जी की ये दरिया दिली तो हम सब पर भारी पड़ जाती है। सही कह रही है तू। वो तो बेचारी अच्छा ही सोचती है, लेकिन लोग उनकी आदत की वजह से उनसे झूठ बोल बोल कर अपना उल्लू सीधा करते हैं। मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है भाभी। हम ऐसा करते हैं कि मम्मी जी को एक राशन की दुकान खोलने का आइडिया देते हैं। जो लोग रोज कुछ ना कुछ मांगने आ जाते हैं ना, घर की बजाय दुकान से खरीद लेंगे। स्वाति को भी ये आइडिया जचता है और दोनों ये आइडिया सरला को बताती हैं। मम्मी जी, आप ऐसे क्यों नहीं करती? किराने की दुकान खोल लीजिए ना। हमारे पास सामान की जगह भी है, आराम से अच्छी खासी बड़ी दुकान खुल जाएगी। फिर जो लोग किराने की दुकान पर दूर होने का बहाना बनाकर हमारे यहाँ मुफ्त में सामान लेकर जाते हैं ना, उनको हमसे मांगना भी नहीं पड़ेगा, कमाई भी होगी, टाइम पास भी हो जाएगा। मैं भी वही मशीन रख लूंगी, आप दुकान संभालना, मैं अपना काम करती रहूंगी। सरला को भी आइडिया अच्छा लगता है और वो रात को ही सुरेश जी और दोनों बेटों से बात करती है। देखो बेटा, वैसे तो लोग हमारे यहाँ सामान मांगने आते हैं, इस बात से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ये आइडिया इसलिए पसंद आया क्योंकि मोहल्ले में किराने की दुकान होना बहुत ज़रूरी है। फिर इससे मेरा भी समय अच्छा गुजरेगा। ये तो अच्छी बात है, हमारी जगह का भी अच्छा इस्तेमाल हो जाएगा। मुझे भी ये आइडिया अच्छा लगा। मैं कल ही परमिट वगैरह की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करता हूँ, फिर हम जल्द ही दुकान में सामान भर लेंगे। जल्दी ही सब तैयारियां हो जाती है और अच्छा सा मुहूर्त देखकर दुकान भी खुल जाती है, जिसका नाम रखा था सरला किराना स्टोर। सबसे ज्यादा तो दोनों बहुएं खुश होती है। भाभी, अब तो मम्मी जी दुकान में बिजी भी रहेंगी, तो समाज सेवा से थोड़ा ध्यान भी हटेगा उनका। हाँ, और अब लोग हमारे यहाँ कुछ मांगने नहीं आएंगे, सीधा पैसे देकर दुकान से ही खरीद कर लेंगे। हमारे घर का राशन भी बच जाएगा। उद्घाटन वाले दिन अच्छी खासी कमाई हो जाती है, जिससे घर के सभी लोग दोनों बहुओं के डिसीजन की खूब तारीफ करते हैं। इस तरह कुछ दिन बीतते हैं। एक महीने में अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। एक दिन बिमला दुकान पर आती है और उदास होकर कहती है, सरला, मुझे 1 किलो रवा चाहिए था, लेकिन क्या बिमला, और भी कुछ चाहिए था क्या? लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, तो मुझे उधार दे दो, मैं कल तुम्हें पैसे दे दूंगी। उधार मांगते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन घर की बात समझ कर मांग लिया तुमसे। कैसी बात कर दी तुमने बिमला? हमारे बीच में पैसों की बात अच्छी लगती है क्या? और फिर ना तो तू भागी जा रही है और ना मैं लिख लेती हूँ, पैसे बाद में दे देना। तो फिर ऐसा कर, 1 किलो मुझे चीनी भी दे दे, हिसाब में लिख लेना। बिमला खुशी खुशी रवा और चीनी लेकर जाती है। सरला रजिस्टर में हिसाब लिख लेती है। वहीं बैठकर काम कर रही स्वाति उसे कहती है, मम्मी जी, विमला चाची को उधार दे दिया, लेकिन अब हम और किसी को मत देना। मम्मी जी, विमला चाची को उधार दे दिया, लेकिन अब और किसी को मत देना, पता नहीं कब चुकाएंगे। अरे इतना नहीं सोचा करते बेटा, मोहल्ले के लोग हमारे अपने ही तो होते हैं, हम सब एक परिवार की तरह हैं, घर की तो बात है बेटा। सरला और स्वाति की बात खड़ी गीता सुन लेती है और अगले ही दिन वो भी दुकान में आकर बुरा सा मुंह बनाते हुए कहती है, क्या बताऊं सरला भाभी, आपके देवर जी को तो इस महीने की पगार ही नहीं मिली। आजकल करते हुए 10 दिन से ऊपर हो गए हैं, घर में राशन के लिए भी पैसे नहीं हैं। अरे तो क्या हुआ, कुछ दिनों में मिल जाएंगे पैसे। तुम्हें क्या क्या चाहिए ले लो, जब पैसे आएंगे तब मुझे दे देना। घर में जवान बच्चियां हैं, उन्हें भूखा रखोगे क्या? ठीक है भाभी, तुम वाकई बहुत अच्छी हो, वरना कौन इस तरह उधार देता है आजकल। मुझे भी झिझक हो रही थी, लेकिन घर की बात समझ कर मांग लिया। गीता पूरे महीने का राशन लेकर चली जाती है और सरला अपने रजिस्टर में नोट कर लेती है। स्वाति के पास बैठी सीमाओं से नाराजगी से कहती है, मम्मी जी, गीता चाची सरासर झूठ बोल रही है। कल ही मैंने बाजार में इन्हें और इनकी दोनों परियों को धड़ल्ले से शॉपिंग करते हुए देखा था। परसों ही इनका एक बड़ा सा पार्सल भी आया था। अरे थोड़े बहुत होंगे पैसे, और फिर बेचारी बच्चियों की ख्वाहिशें पूरी करना भी तो जरूरी है ना। हमारे भी पैसे आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे, घर की तो बात है। सीमा और स्वाति एक दूसरे को देखती हैं और फुसफुसा कर कहती है, भाभी ऐसा तो नहीं कि हमारा आइडिया हम पर ही भारी पड़ जाए। जिस स्पीड में मम्मी जी रजिस्टर में उधार वाला कॉलम भरती जा रही है ना, उससे तो ऐसे ही लगता है। अब तो आए दिन कोई ना कोई बहाने से दुखी चेहरा दिखाकर और बातों में उलझाकर सरला से उधार लेकर जाने लगता है। मोहल्ले की मिश्रा भाभी के बेटे की शादी का फंक्शन होता है और कुछ सामान लेने आए मिश्रा जी सरला से कहते हैं, शादी के हर फंक्शन में सह परिवार आना भाभी जी, कोई बहाना नहीं चलेगा। बिल्कुल आएंगे मिश्रा जी, हमारे लायक कोई काम हो तो जरूर बताना। मैं यही आपसे कहने आया था कि मेहमानों का पूरा खाना घर पर ही बनने वाला है। आप तो जानते हैं कि इतने बड़े प्रोग्राम में चीज़ें कम ज़्यादा तो हो ही जाती है। बिल्कुल सही बात है भाई साहब। भाभी जी, जिस चीज़ की कमी लगेगी मेरे यहाँ जो भी आए तो आप देते रहना, पैसे का हिसाब हम आखिर में कर लेंगे, चलेगा ना आपको? वैसे घर की बात समझकर आप ना तो नहीं कहेंगे। कैसी बात कर रहे हैं मिश्रा जी, चलेगा क्यों नहीं, घर की तो बात है। पूरी शादी में सरला की दुकान से हर रोज कुछ ना कुछ सामान मिश्रा जी के यहाँ जाता था और सरला उसे रजिस्टर में नोट करती जाती थी। इस तरह पूरा महीना बीतने के बाद कोई उधार लौटाने नहीं आता और दुकान में भी सामान खत्म होने को आता है। सरला बेटों से कहती है, बेटा दुकान में सामान भरना होगा, अब ज्यादा सामान नहीं बचा है। तो ये तो महीना भी अच्छा गया मम्मी, अच्छी बात है। आप हमें प्रॉफिट के पैसे रखकर लागत के पैसे दे दीजिए, हम सामान भरवा देते हैं। सरला जी बस कुछ ही रुपए देती है और नवीन हैरानी से कहता है,
ये क्या मम्मी, ये तो बहुत कम पैसे। आपने अच्छे से हिसाब किया है ना, रजिस्टर दिखाइए आपका। नवीन हिसाब का रजिस्टर देखता है और हैरान रह जाता है। इस महीने लगभग सभी दुकान से उधार लेकर गए थे। मिश्रा जी का बिल सबसे ज्यादा था, जो अब तक उन्होंने क्लियर नहीं किया था। ये सब मम्मी जी की घर की बात वाले प्यार का नतीजा है। अब तो रोज मैं खुद लोगों को उधार चुकाने के लिए कहती हूँ, लेकिन वो लोग मुंह बना लेते हैं और मम्मी जी का दिल पिघल जाता है। उधार पर उधार दिए जा रही है मम्मी जी, जबकि लोग पिछला उधार भी चुका नहीं पा रहे हैं। कल से कुछ दिन तक हम दोनों भाई दुकान पर बैठेंगे, देखते हैं कैसे कोई उधार नहीं चुकाता। लेकिन बेटा, चला बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी, अब तुम कुछ नहीं कहोगे। तुम्हारी घर की बात है, अब घर में ही रहने दो। अगले दिन दोनों भाई पूरी स्ट्रेटजी के साथ दुकान खोलते हैं। सबसे पहले दुकान पर विमला आती है और सामान उधार मांगती है। राजेश हंसकर कहता है, चाची जी आज आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, वैसे आज उधार चाहिए तो आपको हमारे साथ एक सेल्फी लेना पड़ेगा, या फिर आपके हिसाब में हर बार के 100 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। 100 रुपये एक्स्ट्रा और सेल्फी भी क्यों भाई? वो चाची जी, हमने दुकान का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। अब जो भी हमारी दुकान से उधार लेगा उसकी फ़ोटो हम ग्रुप में डालेंगे ताकि सबको ध्यान में रहे। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि हम सब एक परिवार की तरह है ना। एक दूसरे से क्या छिपाना, घर की तो बात है। और ये ऑप्शन नहीं जमता तो फिर आज तक के आपने जब जब सामान लिया है हर उधार पर 100 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा, वो तो आप ही देंगे। घर की तो बात है, फिर क्या ऑप्शन चुना आपने? और हमने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है कि आज उधार चुकाने की आखिरी तारीख है, कल से एक्स्ट्रा पैसे लगने का नियम लागू हो जाएगा। ना ना बेटा, मैं बस अभी पैसे लेकर आती हूँ, फोटो मत डालना ग्रुप में। उधार लेने वाले लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर दोनों नियम ग्रुप में डाल दिए जाते हैं। ग्रुप में फोटो जाने और हर उधार पर 100 रुपये एक्स्ट्रा लगने के डर से सब तुरंत अपने अपने पैसे लेकर आ जाते हैं। ये देखकर सलाह की आंखों पर से प्यार और अपनेपन की पट्टी उतर जाती है और वो सबसे पहले अपनी दुकान पर आज नगद कल उधार का बड़ा सा बोर्ड लगा देती है।